मोनोपली, फिर मोनोपली के होने की वजूहात, अच्छा मोनोपलीज एक तो गवर्नमेंट की अपनी होती है, जो गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट सर्विस दे रही है गवर्नमेंट की मोनोपली है उसमें, या अगर बात कर लें प्राइवेट सेक्टर की मोनोपली की कि कोई एक प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है वो मोनोपली किसी की फॉर एग्जांपल, तो चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट सेक्टर की, दोनों केसेस में मोनोपलीज आर इनएफिशिएंट, क्योंकि उनके सर पे ना कोई तलवार नहीं लटकी हुई कि मार्केट हाथ से निकल जाएगी। गवर्नमेंट के पास तो मार्केट का मसला ही नहीं है ना, गवर्नमेंट तो मार्केटिंग भी नहीं करती अपनी प्रोडक्ट्स की, लोग खुद ही आएंगे, लोगों को नीड होगी, हेल्थ सर्विस एजुकेशन लोग खुद ही आएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर चलो फिर मार्केटिंग कर भी देता है, लेकिन हो सकता है मोनोपोलिस्ट जिसकी वैसे ही सारा माल बिक जाता है वो क्यों मार्केटिंग करेगा, वो बैनर भी क्यों लगाएगा कि उसकी अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो सही। सो मोनोपोली के अंदर क्या वजूहत होते हैं मोनोपोली होने की, वो वजूहत लिखिए, नेचुरल मोनोपोलीज, लीगल मोनोपोलीज या अदर प्योर मोनोपोलीज। ठीक है, जैसे नेचुरल मोनोपोलीज वो होती है कि पहले आप एंटर हुए थे मार्केट के अंदर और आपने मार्केट कैप्चर कर ली, फिर आप ग्रैंड होते गए फिर इतने बड़े हो गए कि आप नेचुरल मोनोपोली हो, कि आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, आप इतने लार्ज स्केल पे सेल कर रहे हो, पूरे शहर को आप सप्लाई कर रहे हो। तो नया कोई एंट्रेंट बेचारा आना भी चाहे ना, तो सबसे बड़ा बैरियर टू एंट्री ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पिछला बिजनेस जो ज़माने से चल रहा है, वो जब स्टार्ट हुआ था तब चीज़ें शायद रॉ मटेरियल वगैरह सस्ता भी था उस वक्त उन चीज़ों का, और वो अब वेल स्टेब्लिश्ड हो गया। अब नया बिजनेस अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने आए तो पुराना बिजनेस तो कहेगा कि मैं तो अपने इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स पे आपकी बिजली नहीं गुजरने दूंगा, आप नए खड्डे खोदो, नए इलेक्ट्रिक के पोल्स डालो, कितनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कैसे बेयर करेगा। सो के इलेक्ट्रिक इन पाकिस्तान हैज़ बिकम अ नेशनल मोनोपोली, या वापदा कह दो लाहौर के अंदर। ठीक है, तो नेशनल मोनोपोलीज के आपके पास 2-3 वो लिखे हुए हैं पॉइंट्स। लीगल मोनोपोलीज भी होती हैं। लीगल मोनोपोलीज ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपने पेटेंट करा ली अपनी कोई टेक्नोलॉजी, तो जब तक के लिए पेटेंट आपके पास है वो अब वो कोई और नहीं यूज़ कर सकता, वो चीज़ कोई और नहीं बना सकता, कि अगर आपके पास उसके पेटेंट्स है या आपके पास राइट्स हैं, आपके पास अगर सोल राइट्स है तो कोई और नहीं बना सकता, वो आप गवर्नमेंट से राइट्स खरीद तो किसी बेसिस पे। ठीक है, तो लीगल मोनोपोली कहलाएगी वो। ठीक है, और कोई भी ऐसी मोनोपोली कि जिसका कोई और सब्सटीट्यूट ना हो, अवेलेबल हो, इतना लार्ज स्केल पे नहीं है कि नेशनल मोनोपोली कहलाए, कि कोई एंटर नहीं हो पा रहा मार्केट, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से पेटेंटेड है, लेकिन आपका सीक्रेट सॉस ऐसा है कि लाख लोगों ने मार्केट एंटर करने की कोशिश कर ली, लेकिन आपके जैसा बर्गर नहीं बना सकता वो, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट इतनी यूनिक है एंड दे डोंट नो द रेसिपी एंड पब्लिक इज नॉट, एंड अदर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, अभी तो नहीं है ना तो पोटेंशियल बोल दो, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू मेक दैट सॉस या हाउ टू मेक दैट ड्रग, वो कोई दवाई की बात कर रहा हूं मैं, कि वो दवाई कैसे बनाई जाए, अगर फॉर्मूला ही नहीं फिगर आउट कर पा रहे तो यू आर अ मोनोपोली इन दैट, तो वो भी एक प्योर मोनोपोली की स्टेट है। ठीक है, तो मोनोपोलीज जो है दे आर इन द पोजीशन ऑफ अर्निंग सो मच प्रॉफिट दैट इट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट, कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना ज्यादा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई और करने की जो होती है ना उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं। मोनोपोलीज के फायदे और नुकसान और बैरियर्स टू एंट्री की कुछ मिसालें, कि एक मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए कोई और सप्लायर एंटर नहीं हो पाता, क्या वजह है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, के पुराना जो सप्लायर मोनोपोलिस्ट है वो इतनी इकोनॉमिक, उसके इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है कि उसको बहुत इकोनॉमिक पड़े प्रोडक्शन। अब नया सप्लायर जब एंटर होगा तो छोटे से शुरू होगा ना बड़ा, तो लाइक वो उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बीट ही नहीं कर पाए शायद। ठीक है, तो एक तो आपकी बैरियर्स टू एंट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने देखी। ठीक है, सवाल ये आया कि मोनोपोली ब्रेक कैसे हो सकती है, फिर डिपेंड करता है मोनोपोली पे। मोनोपोली इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर चल रही है, बहुत ही इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर रही है, सही है, बहुत ही सस्ता प्रोड्यूस करना का पड़ा है, क्योंकि बहुत लार्ज पूरे शहर को एक अकेला सप्लायर अगर फराम कर रहा है, मिसाल तौर पे पैकेज्ड वाटर बॉटल्स, पैकेज्ड वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो है ना फराम कर रहा है एक सप्लायर, तो कोई और मार्केट के अंदर एंटर होना भी चाहेगा तो शायद उस प्राइस पे नहीं सेल कर पाएगा जिस प्राइस पे वो कर रहा है, क्योंकि वो बहुत लो प्राइस पे सेल कर रहा है और बहुत फार एंड वाइड, तो उसकी मोनोपोली नहीं ब्रेक कर सकते आप, बहुत मुश्किल है। कैसे ब्रेक कर सकते हो, फिर भी आपका वाटर अच्छी क्वालिटी का हो, सही है, आप डोर स्टेप पे पहुंचा रहे हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के तहत, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस ले आओ तो आपके पास कस्टमर आ सकता है, या प्राइस में कोई डिफरेंस ले आओ
तो ये जो अगर कोई मोनोपोली या ओलिगोपोली के अंदर किसी और को एंटर होना है तो उसको प्राइस कंपटीशन करना पड़ेगा और नॉन प्राइस कंपटीशन करना पड़ेगा। या तो प्राइस कम में सेल करके दिखाए, अगर प्राइस कम नहीं कर सकता, ऑलरेडी बहुत लो प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं मौजूदा सप्लायर्स क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर नॉन प्राइस फैक्टर पे आओ। फिर आप कोई ऐसी फॉर एग्जांपल एक करंटली मैं मिसाल दूं कि एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर स्वीट्स एंड डेजर्ट्स बड़ी सैचुरेटेड मार्केट है, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं कि जो मिठाइयों की दुकान है, और उसमें एक ब्रांड निकली घर से घर तक के नाम से। सो वो पेनिट्रेट कर रही है मार्केट को सोशल मीडिया के जरिए, और फिर वो घर से घर तक वाला कॉन्सेप्ट कि घर पे बनी हुई चीज़, तो है ना हैंडमेड घर की और हाइजीन फैक्टर घर की, उस फैक्टर की वजह से, और कुछ सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ भी उसके जो है ना वो एडवोकेट बन गए कि हाँ अच्छी प्रोडक्ट, तो उससे वो मोनोपोली ब्रेक कर पा रहा है। इनफैक्ट वो खुद एक मोनोपोली की सूरत बनता जा रहा है, वो स्वीट्स के नाम से, जैसे घर से घर तक करके उसकी स्वीट वो डिलीवर करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो वाटर बॉटल्स की मोनोपोली थी लेकिन वो सब दुकान पे खरीदने आते थे वाटर बॉटल्स, और आपने एक ऐसी सर्विस दी कि हम आपको डोर स्टेप पे ला के देंगे, हो गई डिफरेंशिएशन। सही। और फिर अगेन पैसा पैसे को खींचता है। अगर कैपिटल साइज आपके पास मौजूद है तो आपके पास आप इतना बेयर कर सकते हो कि मोर एंड मोर कैपिटल इन्वेस्ट करो, लॉस भी हो रहा है तो बेयर कर रहे हो और सस्टेन कर पा रहे हो, तो एक ना एक दिन जाके आप मोनोपोली ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जब जैज़ और यूफोन सिर्फ थे तो जोंग या वारिद कोई मतलब इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की और टेलीफोन नेटवर्क्स उन्होंने फराम किए, सेलुलर नेटवर्क्स मतलब सिम्स फराम की, तो उन्होंने शुरू में बहुत इन्वेस्ट किया होगा क्योंकि आसान नहीं है। टावर यूफोन और जैज़ वालों ने अपने टावर थोड़ी शेयर किए होंगे, वो टावर जो सिग्नल्स के होते हैं इन्होंने घरों में माहाना पैसे दे के बांधे, मतलब महीने के पैसे बांध के टावर्स अपने बिल्ड किए होंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया होगा, तो शुरू में बहुत लॉस। फिर लो कॉलिंग रेट्स रखे तो लोग उनसे अट्रैक्ट हुए, उनके अच्छे अच्छे पैकेजेस को देख के अट्रैक्ट हुए। फिर जब 3G आया पहले अडॉप्ट किया, 4G आया पहले अडॉप्ट किया, तो लोग फिर उनकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से मूव हुए। सही, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? फिर भी तो तब क्या जैज़ और यूफोन क्या सो रहे थे? मोबिलिंक और यूफोन नहीं, वो सो नहीं, वो भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे, लेकिन ये क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई थी और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैक था इसका, बड़ी बड़ी पेरेंट कंपनीज उसको उसके लॉसेस को बेयर करवा रही थी, तो फिर दैट इज डुएबल देन। ठीक है, तो ये बैरियर्स टू एंट्री के अंदर आपका कैपिटल साइज भी एक बैरियर बन सकता है कि वो मार्केट ऐसी है कि जिसमें बहुत बड़ा इनिशियल कैपिटल चाहिए अगर, तो एक बैरियर टू एंट्री है। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट टू एंटर द मार्केट अगर कोई आ गया तो उसने पहली मार्केट कैप्चर कर ली, लॉयल्टी कस्टमर लॉयल्टी ग्रैब कर ली। अब जो सेकंड टू एंटर आएगा तो वो उसको ऑलरेडी बैरियर है कि सब तो पुराने सप्लायर के हामी हैं, तो अब जो सिर्फ पुराने सप्लायर से नाराज है सिर्फ वही आएंगे हमारे पास, तो वो अपनी मार्केट सेगमेंट को समझ के अगर स्टार्ट लेता है तो फिर जाके बैरियर ब्रेक कर सकता है। वरना बैरियर तो है कि पहले से कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। लीगल बैरियर्स कि पेटेंट मौजूद है, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है किसी एक स्पेसिफिक सप्लायर के अलावा किसी और का। ठीक है, अब जैसे रोल्स रॉयस है, उसके अंदर एक हैंड से एक बंदा है मार्क कोट करके, पता नहीं ऐसे कोई नाम है, मार्क कोट करके, हाँ, वो हैंड से जो है ना एक लाइन क्रिएट करता है, हैंड पेंटेड रोल्स रॉयस की गाड़ियों में। वो एक ही बंदा है जो करता है पूरी रोल्स रॉयस की कंपनी की तमाम गाड़ियों की। सही है, 2003 से कर रहा है वो बंदा। सो अब कोई और एज अ लेबर आना चाहे, रोल्स रॉयस विल नॉट एंजॉय दैट। एंटरटेन करना तो कर चुके थे, एक सेंटिमेंट अटैच हुआ, हैंड पेंटेड और एक पुराना रिलेशन। सो कंज्यूमर को भी अब जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बना ना एक ब्रांड फैक्टर कि एक एक चीज इतनी प्रिसाइज है कि वो बंदा भी अगर है तो फिर वो एक बंदा अपने क्राफ्ट का माहिर तरीन है और उसका कोई दूसरा सानी नहीं है, और वो रोल्स रॉयस के लिए कर रहा है और सिर्फ रोल्स रॉयस के लिए यकीनन कर रहा है वो, और रोल्स रॉयस सिर्फ उसी से करवा रही हो काम। सही। सो कभी कभी ऐसे बैरियर्स भी होते हैं कि गवर्नमेंट ने लीगल बैरियर्स लगा दिए, या कोई इतना बड़ा हो गया बिजनेस के अंदर कि उसने अपने बिजनेस के अंदर चुनना शुरू कर दिया कि मैं एक ही बंदे को रखूंगा तो और बंदे नहीं आ सकते उसके पास। तो वह खैर मैं तो फिलहाल बिजनेस की मिसाल ले रहा था, एक बंदे की मिसाल क्यों ले रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे तो ये बताना है लीगल बैरियर्स तो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कि पेटेंट अगर गवर्नमेंट ने दे दिया किसी को किसी चीज़ का तो फिर कोई और उसको नहीं प्रोड्यूस करेगा जब तक वो पेटेंट एक्सपायर नहीं हो जाता। आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री, आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बैड प्रैक्टिसेस भी शामिल है। मिसाल के तौर पर प्रेडेटरी प्राइसिंग,
कि आपने ऐसी प्राइसिंग सेट की कि नया सप्लायर सर्वाइव ही ना कर पाए, और जैसे सप्लायर एग्जिट हो गया फिर प्राइस आपने बढ़ा दी। एक्सक्लूसिव डील्स विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ इतनी एक्सक्लूसिव डील्स और लॉयल्टी कार्ड्स और ऐसा बांध दिया कस्टमर को अपने साथ के वो कहीं और भागे ही ना, ठीक है ना। इसी तरीके फॉर एग्जांपल एक एक्सक्लूसिव डील की मिसाल दूं, एक प्रोड्यूसर गुड की मिसाल देता हूं कि एक कंपनी है, उसने कहा कि मेरे बेस बैंड चिप्स जो है ना आपके, ठीक है ना, दूसरी कंपनी कहती है कि आपके बेस बैंड चिप्स सिर्फ हम ही खरीदेंगे, या एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप बेस बैंड चिप्स जो अपने मोबाइल में लगाएंगे ना, वही जो वाईफाई वगैरह के सिग्नल्स वगैरह आते हैं जिससे, तो आप अगर बेस बैंड चिप्स जो लगाएंगे वो हमारी ही कंपनी के लगाएंगे तो हम आपको इतने लो प्राइसेस देंगे, ये देंगे। तो दो कंपनीज ने एक्सक्लूसिव डील कर लिया आपस में, तो ये किसी और से नहीं खरीद रही और ये किसी और को नहीं बेच रहा, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के एक्सक्लूसिव डील है। तो अब आईफोन को कोई और बेस बैंड चिप बेचना है वो नहीं बेच सकेगा कि नहीं यार वो डील तो क्वालकॉम के साथ है, सही है। तो विच इज अगेन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, और इसके ऊपर बाकायदा केस होते हैं, सही है, बड़े बड़े केस होते हैं। आई थिंक इटली में हुआ भी था आईफोन पे केस, इटली में कहीं पे हुआ था इस चीज के ऊपर, ठीक है, बेस बैंड चिप्स का ही केस था वो गलबन। सो ये हमारे पास बैरियर्स टू एंट्री की एक मिसाल है। बहरहाल आपका यहाँ पर ये यूनिट 3 खत्म होता है।